यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड। राजस्थान हिस्ट्री, तो राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखें इतिहास। राजस्थान हिस्ट्री के इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं, इतिहास के पिता यहाँ पर कहा जाता है हेरोडोट्स को। यहाँ पर इतिहास का पिता कहा जाता है। और इतिहास के स्रोतों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमारे जैसे कि सिक्के आ जाते हैं और अभिलेख आ जाते हैं। अभिलेख, सिक्के, मुद्रा चित्र आ जाते हैं। अभिलेख, सिक्के, मुद्रा चित्र, और यहाँ पर जैसे कि मृद भांड आ जाते हैं। मृद भांड, यहाँ पे ये भी पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आते हैं। जैसे मुद्रा चित्र है, गुहा चित्र यहाँ पर आ जाते हैं। मुद्रा चित्र की जगह यहाँ पर गुहा चित्र, जो गुफाओं में चित्र बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। और साहित्यिक स्रोतों में किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो गया, वहां से अगर हम जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ है, वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एक ग्रंथ आता है चाणक्य, यानी कौटिल्य का एक ग्रंथ आता है चाणक्य का, अर्थशास्त्र, जिसे हम धर्मेंद्र भी कहते हैं। इसका एक ग्रंथ आता है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य, कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था। अब सबसे पहले यहाँ पर जैसे साहित्य को, इतिहास के स्रोतों की बात हो गई हमारी। अब कालीबंगा की बात करें। कालीबंगा है, जैसे जो सभ्यताओं में अगर हम बात करें, ये ईसा पूर्व जो सभ्यता है, जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहलाएगी जो सब जो भी सन है, और ये बाद की सन कहलाएगी। जैसे कि मान लो अभी 2020 चल रही है, तो ये एडी कहलाएगी। 1947 के बाद में, यानी आज़ादी के बाद की जो सन है, वो एडी कहलाएगी यहाँ पर। और 1947 से पहले, यानी 78 तक हम देखें, 78 तक चलता है शक संवत, शक संवत। और यहाँ पर फिर ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ईसा मसीह आ जाता है। जैसे अगर हम गणेश्वर सभ्यता की बात करें, गणेश्वर सभ्यता, तो गणेश्वर सभ्यता आ जाती है लगभग लगभग 2800 ईसा पूर्व की बात है। अगर कालीबंगा सभ्यता की बात करें, कालीबंगा की, तो कालीबंगा आती है लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व पहले की बात है कालीबंगा की। कालीबंगा के बाद में आती है आहड़। आहड़ की बात करें, आहड़ इससे कम पुरानी है, यानी कि 2000 से 1200 ईसा और पूर्व पुरानी है आहड़। 2000 से 1200 ईसा पूर्व। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है यहाँ पर, गणेश सभ्यता है, सबसे पुरानी है। फिर आहड़ आ जाती है। फिर वैदिक सभ्यता आती है 600 से 400 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता, इसका समय रहता है 600 से 400 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के बाद में आती है यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के आसपास बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता है वैदिक सभ्यता के बाद आती है बैराट सभ्यता। तो इस तरीके से सभ्यताएं चलती हैं। हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं और किनको हम अभिलेखों की संज्ञा देते हैं। अभिलेख, अभिलेख में यहाँ पर जैसे अभिलेखों का जो अध्ययन है, वो कहलाया जाता है एपियोग्राफी। एपियोग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। और यहाँ पर इनका जो प्रचलन हुआ था, अभिलेख कब से हम लिख रहे हैं या अभिलेखों का प्रचलन कब से हो रहा है, इसकी अगर हम बात करें, अभिलेखों का जो प्रचलन है ये हो रहा है अशोक के समय से, ये प्रचलन हो रहा है।
लिखते हैं और उन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुई थी। अशोक के समय जो अभिलेख लिखे गए थे उनकी भाषा थी प्राकृत, यानी किस भाषा में लिखे गए थे उसके टाइम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। यहाँ पर प्राकृत भाषा में यहाँ पर ये सभी भाषाओं की जननी यहाँ पर संस्कृत भाषा को कहा जाता है। सभी भाषाओं की इसको हम जननी कहते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे जो खोज की थी यहाँ पर अभिलेखों की खोज, तो यहाँ पर टिफेन थेलर ने यहाँ पर 1750 में इसकी खोज की थी अशोक के अभिलेखों की। किसने की थी? टिफेन थेलर। टिफेन थेलर यहाँ पर खोज करते हैं और इनको पढ़ा था अभिलेखों को, यहाँ पर किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप इन अभिलेखों को यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत का जो प्राचीन अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी संस्कृत अभिलेख है प्राचीन अभिलेख। प्राचीन अभिलेख ये है हमारा संस्कृत अभिलेख और ये कहाँ पर मिला है संस्कृत अभिलेख? रुद्र दामन का जूनागढ़ नाम से अभिलेख है। रुद्र दामन का जूनागढ़। और राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान का जो सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? ये तो प्राचीन अभिलेख है जो कि भारत का है। अगर राजस्थान की भी बात करें, राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है वो बडली अभिलेख है। बडली अभिलेख ये राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है और ये कहाँ पर मिला है? हमें अजमेर में मिला है। नेक्स्ट हम देखें सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन की कला को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन की कला कहलाती है। और यहाँ पर सिक्कों से हमें ये जानकारी मिलती है कि राज्य की सीमाएं क्या थी, किस तरीके का धर्म था उस टाइम पर, किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में हमें पता चलता है। मृद भांडों के बारे में बात करें, मृद भांडों से हमें क्या पता चलता है? तो मृद भांड से हमें लिपि के आधार पर इतिहास के बारे में पता चलता है, तत्कालीन इतिहास का। लिपि के आधार पर इतिहास, लिपि के आधार पर इतिहास। तो लिपि के आधार पर इतिहास कैसे लिखते हैं? जैसे कि 3 तरीके की लिपियां हैं वो चली हैं यहाँ पर, मृद भांडों में मिली हैं हमें। पहली है प्राग ऐतिहासिक, जब मानव असभ्य था, यानी कि उस टाइम पर लिपि मौजूद ही नहीं थी, इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक यानी उस टाइम पर मानव क्या था? असभ्य था। मानव को इस चीज का नॉलेज नहीं था कि लिपि कैसी होती है, यानी लिपि उस टाइम मौजूद ही नहीं थी। सेकंड नंबर पर आती है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक में लिपि मौजूद थी और इसको हम पढ़ नहीं सकते थे। लिपि यहाँ पर मौजूद होती है और इसको हम पढ़ नहीं सकते। और सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर, ये इस लिपि में मौजूद रहती है, यानी कि लिपि मौजूद है। और ये कब की बात है? आज ऐतिहासिक का कोई उदाहरण हम देखें सभ्यता का, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता इस टाइम की आती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की ये बात है। तीसरे नंबर पर आती है ऐतिहासिक, जिस लिपि को हम पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक,
और इसको हम यहाँ पर इस लिपि को यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम। और यहाँ पर मानव ने पशुपालन सीख लिया प्लस कृषि करना यहाँ पर मानव ने सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक की, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक में क्या क्या चीजें रही हैं। 3 तरह का समय रहा है प्राग ऐतिहासिक में, तो वो हम देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक में 3 तरह का समय रहा है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तो पुरा पाषाण काल में आती है हमारी ज्ञानेश्वर सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है। ज्ञानेश्वर सभ्यता, तो ज्ञानेश्वर सभ्यता का जो समय है वह 8 ईसा पूर्व की बात है। ज्ञानेश्वर सभ्यता की ये कहाँ पर है? ज्ञानेश्वर सीकर में है। सीकर जिले में नीम का थाना है, नीम का थाना। आ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज जो की थी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में की थी। खोज किसके द्वारा की थी? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर ताम्र शहर किसको कहा जाता है? ताम्र शहर की बात करें, जहाँ पर तांबा ज्यादा मिला है उसको आहड़ को हम कहते हैं ताम्र शहर। और उत्खनन की बात करें, यहाँ पर उत्खनन 1970 में यहाँ पर किया गया है, जैसे कि रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर 1972 में इसकी खोज की। और 1977 में यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल के भाई थे या इसके दोस्त आते हैं एक और, रतन चंद्र अग्रवाल के साथ में विजय कुमार, ये दोनों आकर के इसकी उत्खनन करते हैं। तो उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया। फिर इसके उपनाम की अगर बात करें, ज्ञानेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या है? उपनाम यानी किस किस नाम से इसको जाना जाता है ज्ञानेश्वर सभ्यता को? तो हड़प्पा के समय के पहले की बात है तो इसको हम प्राक हड़प्पा भी कहते हैं, यानी इसके बाद हड़प्पा खोज हुई थी। या फिर पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। इसको हम ताम्रवती सभ्यता की भी जननी कहते हैं, क्योंकि ताम्रवती सभ्यता की जननी, तो ताम्रवती सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर हम इसको कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर पत्थर के मकान बने हुए मिले हैं हमें। अगर इसमें चीजें देखी जाए, पत्थर के बाण, पत्थर के मकान मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बांध के हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बांध भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो बांध के साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिली है। मनुष्य यहाँ पर शिकारी प्रकृति का बताया गया है कि मनुष्य यहाँ पर शिकार करता था, मनुष्य को यहाँ पर शिकारी बताया गया है। और यहाँ पर तांबे के बाण के अग्रभाग, बाणाग्र होते हैं यहाँ पर इसी सभ्यता में। तांबे के बाणाग्र यानी बाण का जो आग्र हिस्सा होता है वो यहाँ पर तांबा का बना हुआ था। तांबे के यहाँ पर भाले, तांबे के यहाँ पर कुल्हाड़ी, तांबे की यहाँ पर चूड़ियाँ, ये सब यहाँ पर तांबे के मिले हैं।
और यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है। कांतली नदी नित्यवादी नदी यहाँ पर मानी जाती है, यानी नित्य बहने वाली नदी है, क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तो नदी में यहाँ पर मछली पकड़ी जाती थी, तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें मृद भांड की। ये मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन को हम मृद भांड कहते हैं, और छल्लेदार बर्तन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मृद भांड ये क्या होते हैं? एक तरीके से मिट्टी के बर्तन होते हैं, और यहाँ पर छल्लेदार बर्तन का प्रयोग किया जाता है। छल्लेदार बर्तन का। और यहाँ पर काले और नीले रंग के यहाँ पर क्या मिले हैं? काले और नीले रंग के मृद भांड मिले हैं। मृद भांड यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर हम बात करें कपीस, जो मृद भांड जहाँ पर जो मिले हैं वो कपीस वर्णीय मिले हैं। कपीस वर्णीय यानी कि काले और नीले रंग के यहाँ पर मृद भांड हमें मिले हैं। अगर तस्तरियों की बात करें, यहाँ पर तस्तरियाँ मिट्टी की मिली हैं। प्याले व कुंडियाँ यहाँ पर मिली हैं मिट्टी के। क्या मिली है? तस्तरियाँ, प्याले व कुंडियाँ यहाँ पर मिली हैं। प्याले व कुंडियाँ। नेक्स्ट हम देखें कालीबंगा की। कालीबंगा को यहाँ पर हड़प्पा कालीन माना जाता है। कालीबंगा कौन सी है? हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा कालीन, और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। और कालीबंगा के समय की बात करें तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व की बात है कालीबंगा सभ्यता की। अगर स्थिति की बात करें ये कहाँ पर है, तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। और कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पर सर्वप्रथम जानकारी की बात करें हम, एलपी टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम एलपी टेसीटोरी ने यहाँ पर जानकारी दी है। और पहले जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी समाज की अगर बात करें पहले वो मात्र सत्तात्मक समाज था कालीबंगा के समय। लेकिन अभी की बात करें, अभी कैसा है? पितृ सत्तात्मक समाज है। सत्तात्मक समाज यानी कि पिता की सत्ता चलती है, पहले माता की सत्ता चलती थी यहाँ पर। और कालीबंगा की अगर खोज की हम बात करें तो खोज इनकी करी थी 1952 में अमलानंद घोष ने। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने यहाँ पर 1952 में इनकी खोज करते हैं। और इनका उत्खनन किया गया था 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने और जेवी जोशी ने यहाँ पर इसका उत्खनन किया था। उत्खनन करता कौन है यहाँ पर? 1961 से 1962 में यहाँ पर ब्रजवासी लाल है। ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और जेवी जोशी। जेवी जोशी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, जैसे कि उत्खनन हो जाता है इसका, उसके बाद में आते हैं दशरथ नाथ, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक पुस्तक आती है। इसकी पुस्तक आती है यहाँ पर डॉक्टर दशरथ शर्मा की। दशरथ शर्मा। राजस्थान थ्रू दी एजेज। राजस्थान थ्रू दी एजेज, ये यहाँ पर एक पुस्तक लिखते हैं। और ये यहाँ पर कालीबंगा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी यानी
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहते हैं कालीबंगा को। किस किस की? एक तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी राजधानी और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की भी तीसरी राजधानी इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। नेक्स्ट हम देखें कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। कालीबंगा क्या कहलाती है? दीनहीन की बस्ती यहाँ पर कहलाती है। फिर अगर कालीबंगा की ही हम बात करें तो कालीबंगा में यहाँ पर युग्मित समाधान हमें मिले हैं। कैसे मिले हैं? युग्मित समाधान। जैसे इसकी एक स्टोरी हम देखते हैं, जैसे कि सड़कों की बात करें, युग्मित समाधान की एक स्टोरी देखें। जैसे कि ये है, यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो मकान जो बने हुए हैं इसमें जैसे कि मान लो ये सड़क है, मेन ये सड़क है, इसको मान लो हम रेड कलर में कर देते हैं, जैसे ये सड़क है। अब इसमें जो मकान बने हुए थे इनका दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुल करके किधर की साइड खुला हुआ था? बाहर की साइड गली में खुला हुआ था। इस तरीके से घरों के दरवाजे यहाँ पर खुले हुए थे। और घरों के पीछे की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर यानी कि जो होता है रोड, रोड की साइड यहाँ पर खिड़कियां दी हुई थी मकानों में। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि एक अंकल होते हैं, इस घर में से अंकल निकलते हैं और इस घर में से आंटी निकलती है, और दोनों बाहर कहाँ जाते हैं? एक ढाबे पर जाते हैं, और ढाबे पर आमने सामने बैठ जाते हैं, यानी कि होटल पर जाते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर तंदूर की रोटी ये मंगवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तंदूर है। ये कैसा मिलता है? बेलनाकार मिलता है। तो ये याद करने के लिए यहाँ पर कि तंदूर का जो शेप था उस टाइम पर, तंदूर बेलनाकार मिलता है, बेलनाकार। फिर यहाँ पर तंदूर है, बेलनाकार मिलता है। जो मोहरें हैं यहाँ पर, मोहरें भी बेलनाकार मिलती हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि ये दोनों की फिर ज़्यादा खा लेते हैं तो मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो इनको कहाँ ले जाया जाता है? शमशान घाट ले जाता है। तो शमशान घाट में इनको एक साथ जलाया जाता है, इसलिए युग्मित समाधान भी यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर जो परकोटा है, जैसे कि पश्चिमी परकोटा और पूर्वी परकोटा, तो दोनों पर यहाँ पर दीवारें मिलती हैं। यानी कालीबंगा में यहाँ पर पश्चिमी परकोटे पर भी और पूर्वी परकोटे पर, दोनों पर यहाँ पर दीवारें मिलती हैं दुर्ग की, यानी सुरक्षा की दीवारें दोनों भागों पर यहाँ पर मिलती हैं। और कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया है वो 5 स्तर पर किया गया है, और 5 स्तर में किया गया है। उनको पहला जो और दूसरा स्तर का जो उत्खनन है उसे तो हम कहते हैं हड़प्पा कालीन उत्खनन। पहला और दूसरा स्तर का जो उत्खनन है वो कहलाता है यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन। और तीसरा, चौथा और पंचम जो उत्खनन है वो कहलाता है हड़प्पा कालीन। तीसरा, चौथा और पांचवा ये कहलाता है हड़प्पा कालीन उत्खनन कहलाता है। अब यहाँ पर मकान की बात करें, जैसे कि ईंटों से बने मकान हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? जैसे कि ईंटों से बने हुए मकान हैं। ईंटों से बने मकान हैं। और छत की बात करें, यहाँ पर छत है वो लकड़ी या मिट्टी से बनी हुई यहाँ पर मिलती है, लकड़ी व मिट्टी से बनी हुई यहाँ पर छत मिलती है। अगर नालियों की बात करें, नालियाँ यहाँ पर लकड़ी को काट कर लकड़ी की नालियाँ बनाई गई हैं और अंदर से यहाँ पर पानी निकाला गया है लकड़ी में से।
और कालीबंगा में अगर हम देखें 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर मिली और एक मनुष्य की यहाँ पर छिद्रित खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? छिद्रित खोपड़ी मनुष्य की मिली है यहाँ पर। छिद्रित खोपड़ी मिली है और इसका मतलब छिद्रित खोपड़ी मिली है मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें मिले हैं। यहाँ पर हम देखें बागरी, जैसे कि लाल रंग का मटका हम देखते हैं। यहाँ पर लाल रंग का मटका जैसे मृदभांड यहाँ पर मिला है हमें। लाल रंग का मटका, इसको क्या बोलते हैं हम? मृदभांड भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर सफेद और काले रंग की पट्टियां हमें मिली हैं। इसमें लाल रंग के मृदभांड पर क्या मिली है? सफेद व काले रंग की पट्टियां। जैसे यहाँ पर हम मृदभांड बनाते हैं, जैसे ये मृदभांड है और इस पर सफेद और काले रंग की पट्टियां मिली हैं, मतलब कि हम यहाँ पर काले रंग की पट्टियां बना देते हैं, सफेद इसमें बीच में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से मृदभांड मिला है जिसमें सफेद और काले रंग की पट्टियां हैं। और यहाँ पर कृषि के प्रमाण मिले हैं। 2 फसलों की बुवाई यहाँ पर की जाती थी। 2 फसलें यहाँ पर बोई जाती थी। जोते हुए खेत के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। जोते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। अगर हम सवा धान की बात करें, सवा धान यानी कि जहाँ पर सब को जलाया जाता था, वो किस टाइप के मिले हैं? आयताकार मिले हैं। आयताकार या फिर अंडाकार भी मिले हैं, या फिर हम कहते हैं कि वृत्ताकार मिले हैं, या फिर आयताकार यहाँ पर मृदभांड भी उनके साथ में मिले हैं। सवा धानों के साथ में यहाँ पर क्या मिले हैं? मृदभांड भी मिले हैं। और यहाँ पर जो सब मिले हैं, इनके सिर जो रखे जाते थे और पैर यहाँ पर ऑटोमेटिक दक्षिण की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर हम देखें जैसे कि सावधान हमने देखे हैं। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, यानी ऊँट के अवशेषों के पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले हैं। और मकान में दरार मिली है, इसका मतलब भूकंप यहाँ पर आते थे। भूकंप के प्रमाण हमें मिलते हैं यहाँ पर। मकान में दरार मिली है यानी कि भूकंप के प्रमाण हमें मिले हैं। नेक्स्ट हम देखें बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर में। सभ्यता का नाम क्या है? बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता है, ये उदयपुर की सभ्यता है, बालाथल सभ्यता। और इसका समय आता है 3000 से 2500 ईसा पूर्व की बात है। बालाथल सभ्यता, इसको ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी खुदाई की बात करें हम कि सभ्यता की खुदाई कब हुई थी बालाथल सभ्यता की, तो 1993 में इस बालाथल सभ्यता की खुदाई होती है। और वीएस सिंधे इसकी खुदाई करते हैं। कौन करते हैं? वीएस सिंधे इसकी खुदाई करवाते हैं। वीएन मिश्र इसकी खुदाई करवाते हैं। और एक और व्यक्ति आते हैं आर.के. मोहंती, ये इनकी खुदाई करवाते हैं। आर.के. मोहंती। और मछली पकड़ने व कृषि पर यहाँ पर जीवन आधारित था, यानी कि यहाँ के लोग थे वो मछली पकड़ते और कृषि करते थे, यानी कृषि पर इनका जीवन आधारित था। मृदभांडों की अगर हम बात करें, मृदभांड यानी कि यहाँ पर मृदभांड हमें मिले हैं बालाथल सभ्यता में। पत्थर के मनके हमें मिले हैं। पत्थर के मनके, मिट्टी की मूर्तियां हमें मिली हैं। और
ताम्र औजार हमें मिले हैं, ताम्र औजार। और मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति यहाँ पर हमें मिली है, मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति यहाँ पर हमें मिली है। और यहाँ पर हम देखें हाथी व चंद्रमा की आकृति मिली है, यानी कि 3 तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृति बनी हुई थी। 3 तांबे के सिक्के, इन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति मिली है, आकृति मिली है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर प्रमाणों की बात करें तो यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? लोहा गलाने की भट्टी, इसके भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ पर 5 भट्टियां मिली हैं जहाँ पर लोहा गलाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट देखें वागोर सभ्यता, वागोर सभ्यता। वागोर सभ्यता की बात करें तो ये भीलवाड़ा क्षेत्र की सभ्यता आती है, वागोर सभ्यता। और यहाँ पर कहाँ पर है ये वागोर सभ्यता? कोठारी नदी के किनारे है वागोर सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे। और इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था, उत्खनन कार्य की बात करें यहाँ पर 1967 में इसका उत्खनन हुआ था, 68 में हुआ था, 69 में हुआ था, यानी 3 बार इसका उत्खनन हुआ है वागोर सभ्यता का। और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ पर उत्खनन किया था। किसने किया था? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र यहाँ पर इसका उत्खनन करते हैं। और राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें वागोर सभ्यता की। ये वागोर सभ्यता में क्या क्या चीजें और मिली हैं हमें? जैसे ताम्र उपकरण मिले हैं, लोह उपकरण मिले हैं यहाँ पर इसी वागोर सभ्यता में। ताम्र उपकरण, लोह उपकरण हमें मिले हैं। मृद भांड के यहाँ पर टुकड़े मिले हैं, मृद भांड के टुकड़े। फिर आती है बैरोर सभ्यता। बैरोर सभ्यता की हम बात करें यहाँ पर तो श्री गंगानगर क्षेत्र की है बैरोर सभ्यता। बैरोर सभ्यता कहाँ की है? तो बैरोर सभ्यता है ये कहाँ की है? श्री गंगानगर की है, श्री गंगानगर। और ये बैरोर सभ्यता कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ हमें मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों में यहाँ पर काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर सील खड़ी के लगभग 4000 मन के यहाँ पर 8000 मन के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सेल खड़ी के कितने मन के प्राप्त हुए हैं? जो कि सबसे ज्यादा है यहाँ पर 8000 मन के। और यहाँ पर बोरला शंख की तराशी गई चूड़ियां, तांबे की अंगूठी यहाँ पर मिली है, बोरला मिला है, बोरला शंख की तराशी गई चूड़ियां मिली है, तराशी गई चूड़ियां। और तांबे की अंगूठी यहाँ पर मिली है, तांबे की अंगूठी। और आहड़ सभ्यता की बात करें, आहड़ सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता ये कहाँ की है? उदयपुर की है। स्थिति की बात करें आयड़ और बेड़च नदी के किनारे ये बना हुआ है। कहाँ पर है? आयड़ और बेड़च नदी के किनारे। यहाँ पर ये
है आर्य सभ्यता, और कहाँ पर है? उदयपुर में। समय की बात करें तो 2000 से 1200 ईसा पूर्व की बात है। 2000 से 1200 ईसा पूर्व। और यहाँ पर खोज की बात करें 1953 में यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास कीर्ति की खोज की गई है। और उत्खनन की बात करें यहाँ पर 1956 में इसका उत्खनन किया गया है। और उत्खनन किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में इसका उत्खनन किया है। किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर इसका उत्खनन किया है। बृहद स्तर पर उत्खनन की बात करें यहाँ पर बृहद स्तर पर उत्खनन किसने किया है? एल डी सांकलिया ने 1961 में यहाँ पर बृहद स्तर पर उत्खनन किया है। बृहद स्तर पर यहाँ पर उत्खनन किया है। किसने किया है? ये ए डी सांकलिया ने किया है। ए डी सांकलिया। नेक्स्ट हम बात करें अन्य नामों की बात करें यहाँ पर आर्य सभ्यता के अन्य नाम क्या है? तो इसके अन्य नाम आते हैं यहाँ पर आगाटपुर की सभ्यता जिसको कहते हैं। तो आहार सभ्यता के अन्य नामों की बात करें यानी कि उपनामों की बात करें, इसके उपनाम क्या क्या है, किस नाम से इसको जाना जाता है? आगाटपुर की सभ्यता के कहते हैं इसको आगाटपुर की सभ्यता। बनास की सभ्यता इसको बोलते हैं, बनास की सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता, ताम्रवती नगरी इसको बोला जाता है, ताम्रवती नगरी इसको बोला जाता है। बड़े मृदवाड़ों की सभ्यता इसको बोला जाता है, बड़े मृदवाड़ों की सभ्यता। और यहाँ पर काले और गोरे की सभ्यता बोले जाता है, यानी कि धूलकोटी की सभ्यता भी इसको बोलते हैं, धूलकोटी की सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं आहार की कि ग्रामीण प्रवृत्ति की सभ्यता है। यहाँ पर अगर आहार सभ्यता की बात करें तो ग्रामीण प्रवृत्ति की सभ्यता है। यहाँ पर मानव शिकार करता था, ग्रामीण प्रवृत्ति की सभ्यता। और यहाँ पर मानव शिकार करता था। दूसरे अगर बात करें यहाँ पर मानव शिकारी प्रकृति का था यहाँ पर। और अगर हम बात करें घरों की तो घर जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर सभ्यता की बात करें यहाँ पर तो ये यहाँ पर है, जैसे दीवार है यहाँ पर, दीवार लकड़ी की बनी मिली है हमें, दीवार किसकी बनी है? लकड़ी की बनी मिली है। और यहाँ पर घास फूस के हमें क्या मिले हैं? घर मिले हैं। यानी यहाँ पर ये जो छत है यहाँ पर किसकी बनी हुई थी? घास फूस की मिली है। और जो नीचे चार दीवारी होता है ये हमें किसकी मिली है? पत्थर की मिली है। और नींव की बात करें, नींव भी यहाँ पर पत्थर की मिली है यहाँ पर। और संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ पर मिली है, क्योंकि एक साथ एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। तो 6 चूल्हे मिले हैं तो ये संयुक्त परिवार की प्रथा है, संयुक्त परिवार की प्रथा। और यहाँ से हम बात करें टेराकोटा से निर्मित वृषभ की आकृति हमें मिली है, टेराकोटा से निर्मित यहाँ पर किसकी आकृति मिली है? वृषभ की आकृति मिली है, वृषभ की आकृति यहाँ पर हमें मिली है। यानी कि वृषभ की मूर्तियां हमें यहाँ पर मिली हैं टेराकोटा से निर्मित, जिसे यहाँ पर बनासियन बुल भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बनासियन बुल भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें, जैसे बिना हत्थे के पानी के बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे के पानी के बर्तन, पानी के बर्तन यहाँ पर मिले हैं। और ऐसे ही बर्तन हमें कहाँ से मिले हुए हैं? ईरान से मिले हुए हैं, बिना हत्थे के पानी के बर्तन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईरान से इसका संबंध बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, आहड़ में तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे की कितनी? 6 मुद्राएं, यहाँ पर 6 मुद्रा व 3 मोहरें मिली हैं। 3 मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिन पर त्रिशूल और यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर मिली है। इसकी त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो, अपोलो की तस्वीर मिलती है। तस्वीर यहाँ पर मिलती है। फिर हम बात करें, यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टी यहाँ पर मिली है इसी सभ्यता के अंदर। तो आहड़ सभ्यता ही है, और इसमें हमें तांबे गलाने की भट्टियां भी हमें मिली हैं। तांबे के दीपक, तांबे के थाली यहाँ पर मिले हैं। दीपक, थाली, तांबे गलाने की भट्टी, तांबे गलाने की यहाँ पर भट्टी हमें मिली है। मिट्टी के यहाँ पर आभूषण मिले हैं, मिट्टी के आभूषण। और यहाँ पर हम बात करें अगली सभ्यता, ईस्ट बंगाल की सभ्यता। क्या है? ईस्ट बंगाल की सभ्यता। ईस्ट बंगाल की सभ्यता की बात करें यहाँ पर, ईस्ट बंगाल की सभ्यता, ये कहाँ की सभ्यता है? उदयपुर की सभ्यता है। और यहाँ पर लोहा निकाला जाता था, प्राचीन औद्योगिक नगरी है यहाँ पर। क्या निकाला जाता था? यहाँ पर लोहा निकाला जाता था। यानी इससे हमें प्रमाण मिलता है कि ये प्राचीन औद्योगिक नगरी रही है ईस्ट बंगाल की सभ्यता। प्राचीन औद्योगिक नगरी। और यहाँ पर ऊंट का दांत मिला है, ऊंट का दांत हमें मिला है। फिर आती है गिलोंड सभ्यता, जो कि राजसमंद की है। 1900 से 1200 के आसपास यहाँ पर संबंध आता है। नेक्स्ट हम बात करें, गिलोंड सभ्यता राजसमंद की है। गिलोंड, गिलोंड सभ्यता कहाँ की है? गिलोंड सभ्यता राजसमंद की है गिलोंड सभ्यता। 1900 से 1200 ईसा पूर्व की बात है। मिले हैं गिलोंड सभ्यता में 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कितने प्रकार के मिले हैं? 5 प्रकार के यहाँ पर मृदभांड मिले हैं, यानी 5 कलर के मृदभांड मिले हैं। सादे मिले हैं, लाल व काले मिले हैं, लाल व काले। पॉलिशदार मिले हैं, काले पॉलिशदार, काले पॉलिशदार। और लाल व काले और भूरे मिले हैं यहाँ पर। प्याले व तस्तरियां यहाँ पर मिली हैं ईस्ट बंगाल सभ्यता में। प्याले व तस्तरियां। नेक्स्ट हम देखें रैंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? रैंड सभ्यता, जो कि टोंक की है। रैंड सभ्यता कहाँ की है? ये टोंक की। 1938 में उत्खनन किया था, के एन पुरी ने इसका उत्खनन किया था 1938 में। किसने किया था? के एन पुरी ने किया था। और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ पर मिले हैं। ये रैंड सभ्यता को एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ पर मिला है। और राजस्थान का टाटा नगर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का टाटा नगर इसको कहा जाता है।
फिर तिलवाड़ा सभ्यता है जो कि बाड़मेर की सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ की है? बाड़मेर की है। और यहाँ पर लूनी नदी के तट पर है ये। 5 आवासों के यहाँ पर अवशेष हमें मिले हैं। कहाँ पर है तिलवाड़ा सभ्यता? लूनी नदी के तट पर। लूनी नदी के तट पर। और क्या अवशेष मिले हैं यहाँ पर? 5 आवासों के अवशेष मिले हैं। और 5 आवासों के अवशेष में हमें आंगन में चौक के पत्थरों का यानी चौरस पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर जो घर मिले हैं यहाँ पर उनमें आंगन में चौरस पत्थरों का प्रयोग किया गया है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और फिर आती है यहाँ पर पशुपालन के भी हमें साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर तिलवाड़ा सभ्यता में। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि लोग यहाँ पर पशुपालन करते थे। नेक्स्ट बात करें कुराड़ सभ्यता जो कि प्रवसन नागौर की है। कुराड़ सभ्यता कहाँ की है? परबसर नागौर की है। और यहाँ पर तांबे के औजार हमें मिले हैं कुराड़ सभ्यता में, के औजार हमें मिले हैं। महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा यहाँ पर मिली है हमें। महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। एक मुखी शिवलिंग हमें मिला है, पत्थर पर मोदक के रूप में गणेश का अंकन किया हुआ है यहाँ पर। एक मुखी शिवलिंग हमें मिला है और पत्थर के मोदक के रूप में गणेश का अंकन हमें मिला है। नेक्स्ट हम देखें जैसे जिससे भी जनपद के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। और प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष भी यहाँ पर नगरी सभ्यता से मिले हैं। नगरी सभ्यता से क्या मिला है? प्राचीन वैष्णव मंदिर के अवशेष। वैष्णव मंदिर के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें जैसे नगरी सभ्यता के बारे में, तो यहाँ पर एक सभ्यता और आती है गड़दड़ा जो कि बूंदी की सभ्यता है। गड़दड़ा सभ्यता, तो गड़दड़ा सभ्यता जो बूंदी की है यहाँ पर, उसमें क्या दिया हुआ है? प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग यहाँ पर मिली है गड़दड़ा सभ्यता में। प्राचीन भारत। और यहाँ पर सोथी सभ्यता की बात करें जो कि बीकानेर की है। सोथी सभ्यता कहाँ की है? बीकानेर की। और यहाँ का इसका उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने किया था इसका उत्खनन किया था इसका अमलानंद घोष ने यहाँ पर इसका उत्खनन किया था। और इसको हम कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम। और फिर आती है एक यहाँ पर सोनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू की है। सोनारी सभ्यता कहाँ की है? ये झुंझुनू की है सोनारी सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टी मिली है यहाँ पर सोनारी सभ्यता में। लोहा गलाने की भट्टी यहाँ पर मिली है। और लोहे का कटोरा, लोहे का तीर, लोहे के यहाँ पर भाले मिले हैं। भाले, कटोरा व तीर यहाँ पर मिले हैं जो भी लोहे के मिले हैं यहाँ पर। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।